everyone, I am Swati and I welcome you to 12 classes. Friends, आज हम लुसेंट सामान्य ज्ञान की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज में हम लुसेंट को इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। लुसेंट सामान्य ज्ञान की सीरीज में हम सबसे पहले भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे और लुसेंट में दिए गए भारतीय संविधान के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं हम सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, आज का हमारा पहला टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा। 1773 के टाइम पर इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी और इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो सबसे पहले हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बार इतिहास देख लेते हैं कि उसका इतिहास क्या रहा है इंडिया में। ओके, देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे मैं EIC ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक यूरोपियन कंपनी थी जो ब्रिटेन से आई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में परमिशन दिया, परमिशन जिसे मोनोपोली कहें, 1600 में मोनोपोली दी कि वो इंडिया में और ईस्टर्न स्टेट्स में आकर के ट्रेड कर सकती है। मोनोपोली क्या होती है? ओके, तो मोनोपोली जिसे हम एकाधिकार कहते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये एकाधिकार दिया। एकाधिकार का क्या मतलब है कि इंडिया में और ईस्टर्न कंट्रीज में ब्रिटेन की और कोई भी कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, और या तो उससे कोई कंपटीशन नहीं कर सकती है। ओके, देखिए, तो ये अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यों दिया? और भी कंपनियां थी, उसे क्यों नहीं दिया? इसके बदले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को पर एनम 4 लाख ब्रिटिश पाउंड का टैक्स देती थी। 4 लाख ब्रिटिश पाउंड बहुत बड़ा अमाउंट होता है और इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ही मुनाफा हो रहा था, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे मोनोपोली का अधिकार दे दी। अब 1600 से लेकर के 1757 बैटल ऑफ प्लासी और उसके बाद 1764 बैटल ऑफ बक्सर तक ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में वर्क कर रही थी। लेकिन 1764 के बाद पूरा सिनेरियो पूरे तरीके से चेंज हो जाता है। क्या होता है डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए, बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 में होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में, हुगली रिवर के बैंक में। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और नवाब ऑफ बंगाल कौन थे? सिराजुद्दौला। इन दोनों के बीच में फाइट होती है और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। ये तो हो गया। नेक्स्ट होता है बैटल ऑफ बक्सर जो 22 अक्टूबर 1764 को होता है। इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल बंगाल के नवाब फाइट कर रहे होते हैं। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो और बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम। इन दोनों के बीच फाइट होती है और इसमें भी हेक्टर मुनरो जीत जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट एज अ ट्रेडिंग कंपनी कम और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में ये ज़्यादा इंटरफेयर करने लगी थी। ओके, अब हम देखेंगे कि अब यहाँ पे वो ट्रेडिंग कंपनी नहीं, अब वो पॉलिटिकली यहाँ पे इंटरफेयर करने लगी थी, पॉलिटिकली पावर की तरह उभरने लगी थी। तो आखिर होता क्या है जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को लाना पड़ जाता है? ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे 1764 में बैटल जीतने के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी 1768 तक आते आते बैंक्रप्सी की कगार पर आने लगती है। बैंक्रप्सी मतलब दिवालिया होने की कगार पर, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अब पैसे ही नहीं रहते हैं। ओके, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को 4 लाख ब्रिटिश पाउंड का टैक्स देती थी वो अब देने से मना कर देती है और 1772 में 1 मिलियन पाउंड लोन उधार ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांग लेती है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अच्छी कंपनी थी इसके लिए, तो इस ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे डूबते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि चलो लोन दे देते हैं। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लोन तो देने के लिए मान गई, डिसाइड तो कर ली ईस्ट इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट सोची लोन तो दे देंगे लेकिन अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चुका नहीं पाई और फिर से अगर ऐसे ही सिचुएशन आ गया तो क्या करेंगे? ओके, और इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को, वर्क को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट लाती है जिसे हम क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओके, तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था क्या? सिंपल एक लाइन में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के
रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंडर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्क को रेगुलेट कर रही थी। ओके, नियंत्रण कर रही थी उसे। देखिए, अब हम देखते हैं कि हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई, बैंकरप्सी की कगार पर आ गई। तो ऐसे क्या रीजंस थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्सी की कगार पर आ गई? बैटल तो ये सारे जीतते जा रही थी। ओके, देखिए यहाँ पे 1769 में क्या होता है, फेमाइन आ जाता है बंगाल में, जिससे बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन क्या हो जाती है, मर जाती है। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्सेस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज करके लगाना शुरू कर देती है, पहले से ही लगा रही होती है। अब एक तो फेमाइन, फेमाइन क्या होता है, भुखमरी होती है। भुखमरी जिसे हम हिंदी में कहते हैं, मतलब खेतों में अनाज सही से उग नहीं रहा है, लोगों को सही से खाना नहीं मिल पा रहा है, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी क्या लगा दे रही है, भर भर कर टैक्स लगा दे रही है। नेक्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। टैक्स लगा रही है तो इसके पास पैसा आना चाहिए, लेकिन ये बैंकरप्ट कैसे होने लगी? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1766 से 1769 के बीच में होता है। हैदर अली जो कौन थे, रूलर थे मैसूर के, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। ओके, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, लेकिन 3 साल की लगातार लड़ाई, लगातार युद्ध की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसों की बहुत कमी हो जाती है, इसे नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो बहुत करप्ट थे। ईस्ट इंडिया कंपनी तो भर भर के टैक्स लगा रही थी, इंक्रीज किए जा रही थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स मालामाल होते जा रहे थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही करप्ट थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल ही बैंकरप्ट। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया और चाइना से टी को ले जा करके अमेरिका में क्या करती थी, बेचती थी, सेल करती थी हाई प्राइस पे। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावे डच अमेरिका में जो टी है उसे स्मगल करके ले जा रहे थे और वहां पे बेच रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टी था उसकी डिमांड बिल्कुल तरीके से खत्म हो जाती है, और उसका डिमांड कुछ मार्केट में उतना रह नहीं जाता है, और इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टी है वो गोदामों में रखे रखे अब सड़ने लगा था। ओके, तो इसमें से भारी नुकसान होता है। तो इन सारे रीजंस को हम देखें कि रीजन क्या क्या थे बैंकरप्सी के। पहला तो बंगाल में फेमाइन आ जाता है, दूसरा टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा देती है ईस्ट इंडिया कंपनी, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इसके ऑफिसर्स बहुत ज्यादा करप्ट थे, और तीसरा सॉरी और लास्ट क्या था, इसे लॉस हो जाता है टी ट्रेड में। ओके, अब देखिए मेन फीचर्स क्या क्या थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के। 1773 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी 3 जगह प्रेसिडेंसीज बनाई थी। पहला बंगाल, मद्रास और कलकत्ता, सॉरी बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। कलकत्ता तो बंगाल में ही है। ओके, कहाँ कहाँ बनाई थी, बंगाल में, मद्रास में और बॉम्बे में। अब अब प्रेसिडेंसीज बनाई थी तो वहां पे इन्होंने क्या किए थे, गवर्नर भी अपॉइंट किए थे। लेकिन अब क्या होता है 1773 में, जो बंगाल के गवर्नर थे उसे अब गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, और मद्रास और बॉम्बे इसे अब सब ऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज बना दिया जाता है, और इसके अंडर गवर्नर को गवर्नर ही रहने दिया जाता है, और बंगाल के गवर्नर को उसे उसके पद को बढ़ा दिया जाता है और उसे गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। कहाँ का, बंगाल का। ओके, और इस तरीके से बनने वाले फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। उस समय ये लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर थे, जिसे क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का। ओके, क्लियर है। अब देखिए, और अब जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे वो अब किसके अंडर में आ गए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में वो काम करेंगे। नेक्स्ट, अब इसी के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंडर में ही सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया जाता है कलकत्ता में 1774 में। यहाँ की फर्स्ट चीफ जस्टिस एलिजा एम्पे को बनाया जाता है, और उनको हेल्प करने के लिए और 3 जज अपॉइंट किए जाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे जो क्या बना था, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बना था, वहां पे फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट जज कौन थी, एलिजा एम्पे थी। ओके, और यहाँ पे 3 और भी जजेस थे। अब हम देखेंगे कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, ये ब्रिटिश जो भी ऑफिसर्स थे अब उन्हें कोई भी प्राइवेट ट्रेड में पार्टिसिपेट करने से रोकती है। दूसरा क्या होता है, ये यहाँ के जो भी पीजेंट्स हैं, किसान हैं, और जो भी नेटिव्स हैं, उनसे ब्राइब लेना, रिश्वत लेना या किसी भी तरह के गिफ्ट लेने से अब इसे ये मना कर देती है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे
डुअल गवर्नमेंटशिप जो डुअल फॉर्म था एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764। देखिए डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या था, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। देखिए बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी राइट्स को अपने हाथ में ले लिया। दीवानी राइट्स मतलब जो भी टैक्स कलेक्ट करना है, जो भी पैसा, इनकम का सोर्स जो भी था वो अब किसके अंडर में था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था। और जो भी निजामियत राइट्स, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी राइट्स थे, जो भी वेलफेयर का काम था, ये किसके अंडर में था, राजा के हाथ में था, नवाब के हाथ में था। अब राजा जो नवाब है वो वेलफेयर कब करेगा, जब उसके पास पैसा होगा। कल्याण, लोगों का कल्याण, कोई भी कुआं खुदवाना है, सड़क बनवाना है, कुछ भी करना है। अब जब नवाब के पास पैसे ही नहीं है तो वो करेगा कैसे। बहुत सारी दिक्कत आ रही थी डुअल गवर्नमेंटशिप के चलते, और इसीलिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इसे अब खत्म कर दिया जाना चाहिए। और अब जो नवाब थे उसे अब पेंशन देना स्टार्ट कर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब बोली अब आप निजामियत राइट भी छोड़ दीजिए, अब सारे दीवानी राइट्स और निजामियत राइट्स दोनों को हम देख लेंगे। अब आप पेंशन लीजिए और रिटायर हो जाइए। ओके, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के की पॉइंट्स क्या क्या है। ट्रेड मोनोपोली, हमने देखा था ट्रेड मोनोपोली से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी ब्रिटिश कंपनी को, वो वैसे ही रहती है। कंट्रोल ऑफ कंपनी, हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की कमिटी बनाई जाती है। इसमें 24 मेंबर्स होते हैं, ये भी वैसे ही रहते हैं। ये कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स को देखते हैं, अभी भी इसमें कोई चेंजेस नहीं लाया गया। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन हम देखेंगे, जो बंगाल के गवर्नर थे उसे बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया, और बॉम्बे और मद्रास को सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज बना दिया गया, और वहां पे गवर्नर्स थे। ओके, देखिए अब गवर्नर जनरल, अब हम सेंटर की बात कर रहे हैं, अगर सेंट्रल लेजिस्लेचर में गवर्नर जनरल को काम करने के लिए 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई। तो गवर्नर जनरल जो भी काम करेगा वो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मेंबर से सलाह मशवरा लेकर के काम करेगा। और इसी तरह प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को भी क्या क्या दिया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल दिए गए, जिसमें 4 मेंबर्स थे। ठीक है, अब जो भी वो काम करेंगे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनसे सलाह मशवरा लेकर के करेंगे। ओके, अब देखिए अब ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल है ये अपने काम को रिपोर्ट किसे करेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेंगे। मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर है वो अपने काम को रिपोर्ट गवर्नर जनरल को करेंगे, और बंगाल के गवर्नर जनरल जो है वो अपने काम को रिपोर्ट किसे करेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को करेंगे। ओके, देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, रिवेन्यू। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिल रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि वो काम तो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, तो इसे पैसा कहाँ से मिल रहा था, कमर्शियल ट्रेड, जो यहाँ पे वो ट्रेड कर रही थी उससे पैसा मिल रहा था। दूसरा टैक्सेस जो ये ले रही थी भर भर के, उससे पैसा मिल रहा था। और सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट टैक्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस नहीं की थी। सॉल्ट टैक्स मौर्यन काल से ही चलता आ रहा था, जिसे मुगल्स ने भी कंटिन्यू किया, और फिर बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इसे कंटिन्यू किया। ओके, देखिए अब हम देखेंगे कि डिफेक्ट्स क्या क्या थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के। हमने देखा कि गवर्नर जनरल यहाँ पे क्या करता था, डिसीजन लेता था, हेडक्वार्टर था उसका, जो बंगाल हेडक्वार्टर बना दिया गया था वहां पे डिसीजन लेता था, और ये रिपोर्ट किसको करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। लेकिन गवर्नर जनरल को काम करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स दिए गए थे, अब गवर्नर जनरल को कोई भी काम करना है तो वो बिना उसके सलाह मशवरा के नहीं कर सकता है। कोई भी बिल पास करना है, कोई भी लॉ को लाना है, तो वो बिना सलाह मशवरा के काम नहीं कर सकता है, अपनी मर्जी से वो नहीं कर सकता है। ठीक है, अब वो काम तो नहीं कर सकता है अपनी मर्जी से, उनको वो जो सब वो जो सजेस्ट करेंगे वही वो डिसीजन ले सकता है, लेकिन अपने डिसीजन लेने, वो जो भी डिसीजन लिया है उसे वो रिपोर्ट किसे करना होता था, या तो कुछ भी गलती हो गई उसमें तो वो उससे रिपोर्ट किसे करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। मतलब काम तो वो खुद अकेला नहीं कर रहा है, लेकिन उसे रिपोर्ट खुद अकेले करना पड़ता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, और वो मना भी नहीं कर सकता था, उसके पास वीटो पावर भी नहीं था, मेन डिफेक्ट था। देखिए अब नेक्स्ट देखेंगे, इंडियन पॉपुलेशन को लेकर के कुछ भी कंसर्न नहीं दिखाया गया। यहाँ पे जो भी बात किए गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के, अब इंडियन पॉपुलेशन का क्या होगा, यहाँ के लोग कैसे रहेंगे, उन सारी चीजों को कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे जो ऑफिसर्स थे वो, उनके करप्शन को रोकने के लिए लाया गया था ना, लेकिन उनके जो ऑफिसर्स थे वो और भी करप्ट होते जा रहे थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया, इसमें पावर्स, जो गवर्नर जनरल के पावर है और सुप्रीम कोर्ट के पावर है, इन दोनों को डिवाइड नहीं किया गया कि कहाँ तक के फैसले सुप्रीम कोर्ट ले सकते हैं और कहाँ तक के फैसले गवर्नर जनरल ले सकते हैं।
दोनों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहता था, लड़ाई होते रहती थी। पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो था गवर्नर जनरल के बीच में और गवर्नर जनरल के बीच में गवर्नर जनरल की काउंसिल्स जो थी, ठीक है। अब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी और जो पार्लियामेंट था, ये दोनों के बीच में भी हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहता था कि किसका, अगर मान लेते हैं दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो किसके डिसीजन को माना जाएगा। इसमें भी क्लियर इसको भी क्लियर नहीं किया गया था, जिसमें इसका ये मेन डिफेक्ट था, ठीक है। इसमें भी ये दोनों के बीच में हमेशा फाइट होते रहता था, गवर्नर जनरल के बीच में और पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था उसके बीच में। ओके, यहाँ पे हमने डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट देखा। तो रेगुलेटिंग एक्ट्स के डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए कुछ तो प्रोविजन किया गया होगा ना। क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट्स के डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया और उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उन वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए और भी नॉलेज को गेन करने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।